अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम जनाब असदुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप जो है हमारे स्टूडियो को पहुँचे हैं। सुबह बड़ा आज का अहम मौजू जो है ये कि वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए जो है बहुत सारे चीज़ें हुए, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने भी तौर पर जो है काम किए, लेकिन कई लोगों में जो है तफ्शीश है, कई लोगों में जो है बेचैनी सी है। तो क्या ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आने से कितना फ़ायदा होगा और वक्फ अमेंडमेंट आने से कितना नुकसान हो सकता है, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को आप वाज़ेह तौर पर बताएं ताकि पता चले कि वक्फ अमेंडमेंट बिल से कितना फ़ायदा है और कितना ज़्यादा नुकसान है या कितना ज़्यादा फ़ायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रहमत अली साहब, आपने आपके ये चैनल क्राइम टुडे में हमें वक्फ तरमीम बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में डिस्कशन करने का मौका दिया है। यकीनन वक्फ अमेंडमेंट बिल जो हाल ही में पार्लियामेंट में पेश हुआ था, ये इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई नुकसानदेह रहेगा मुसलमानों के लिए, औक़ाफ़ी जायदादों के लिए तबाहकुन रहेगा। सबसे पहले औक़ाफ़ जो बिलख़ुसूस मज़हबी इदारे हमारी इस्लाम के अरकान के एक सुतून का एक हिस्सा है। मसाजिद हो, क़ब्रिस्तान हो, ईदगाह हो, आशुरखाने हो, ये तमाम औक़ाफ़ी जायदादें एक मुसलमान तबक़े, मुसलमान कम्युनिटी के लिए इंतहाई अहम मुक़ाम रखते हैं। जिस तरह से अल्लामा इक़बाल में कहा है कि कौम मज़हब से है, मज़हब नहीं तो तुम नहीं। जब तक हम हमारी इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, औक़ाफ़ी जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी नहीं लाएंगे और नाजायज़ क़ाबिज़ीन के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये वक्त दूर नहीं कि हमें नमाज़ पढ़ने के लिए जगह मसाजिद नहीं मिलेंगे, ना ही ईदैन की नमाज़ों के लिए ईदगाह मिलेगी और तदफ़ीन अमवात के लिए भी दुश्वारी होगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल, इस बिल को मेरा ये शख्सी राय है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद के स्ट्रक्चर को मुनज़्ज़म किया गया था गैर क़ानूनी तरीक़े से, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के ज़रिए इबादत गाहों को तबाह बर्बाद करने के लिए क़ानूनी रास्ता लिया गया है। सबसे पहले वक्फ जो मसला है, वक्फ एक सब्जेक्ट जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। रियासती हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत और जिस तरह से क़ानून बनाती है, पार्लियामेंट में हो, असम्बली में हो, इसका एक सिस्टम है। संविधान के तहत 3 लिस्ट है, जो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो वो मसाइल होते हैं, वो सब्जेक्ट होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को इख्तियार है क़ानून बनाने का। स्टेट लिस्ट में वो मसाइल होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मुतालिका असम्बली में क़ानून बन सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की मुदाखलत नहीं होगी। और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ये ऐसे मसाइल है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी अथॉरिटीज़ को इख्तियार है क़ानून बनाने का। वक्फ का जो मसला है, ये वक्फ कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जिसमें स्टेट भी बना सकता है, सेंट्रल भी कानून बना सकता है। क्योंकि अव्वल में वक्फ एक्ट 1954 में बन चुका था। जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक कॉन्करेंट लिस्ट में कानून बना देती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसके बरखिलाफ़ कोई कानून नहीं बना सकती। वक्फ एक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, उस हिसाब से वक्फ बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ है।
और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ये है कि जो भी कानून कॉन्करेंट लिस्ट के तहत बनता है उस कानून में एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट को दिया जाए। बरक्स उसके वक्फ अमेंडमेंट बिल में स्टेट गवर्नमेंट्स के पूरे पावर्स को छीन लिया गया। स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ एक मैकेनिकल अथॉरिटी बना दिया गया। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर्स स्टेट को नहीं दिए गए। और जिस तरह से पार्लियामेंट में यूनियन मिनिस्टर फॉर वेलफेयर ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के बहस में एक जवाब दिया था, क्योंकि ये बताते हुए कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है क्योंकि सेंट्रल को कुछ इख्तियारात है, मगर पार्लियामेंट में एक जजमेंट का हवाला दिया गया था यूनियन मिनिस्टर की तरफ से, ब्रह्मा चौधरी सुरेश्वर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। आपको बताना चाहता हूं कि यूनियन मिनिस्टर अपना होमवर्क सही तरीके से करे। जो पार्लियामेंट में जिस अंदाज में जो जजमेंट, जो सिटेशन, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को कोट किया है उन्होंने, वो मैटर कहीं और वेस्ट बंगाल का है, वो एक ट्रस्ट सोसाइटी का है, उसमें गवर्नमेंट से दी गई हुई अलॉटमेंट लैंड थी, वो लैंड के तहत उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन ये वक्फ कानून प्योरली खाली से एक मजहबी मसला है, इसमें पर्सनल लॉज इन्वॉल्व होते हैं, इसमें शरीयत का इंतहाई बड़ा रोल रहता है, क्योंकि मसाजिद, ख़बरस्तान, ईदगाह, इमाम बाड़ा हो या फिर आशुर खाने हो या मरशदुल खिदमत जायज़ादें हो, इसका सिस्टम, इसका मेकैनिज़म, इसका सुपरविज़न, इसके अफेयर्स सिर्फ़ और सिर्फ शरीयत ही निज़ाम के साथ चल सकते हैं, शरई निज़ाम के साथ ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत कई क़ानून, माजी के कई एक्ट्स को, कई सेक्शंस को डिलीट किया गया, ओमिट किया गया, कई नए सेक्शंस को इंसर्ट किया गया और कई सेक्शंस को सब्स्टिट्यूट किया गया, कई वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट किया गया। अमेंडमेंट जो कानून, कभी भी जनरली जो कानून बनता है उसमें अमेंडमेंट्स तीन तरह के होते हैं, या नई चीज़ डाली जाती है, या पुरानी चीज़ निकाली जाती है, या मौजूदा चीज़ में तब्दीली आती है। वक्फ अमेंडमेंट बिल में जिस तरह से चीज़ें डाली गई, जिस तरह से चीज़ें पुराने एक्ट की निकाली गई और कई चीज़ें तब्दीली की गई, ये सरासर मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत है। ये एक सीधा अनकॉन्स्टिट्यूशनल अटेम्प्ट है और ये क़ानून, ये बिल नुकसानदेह है पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। और जिस तरह से आपने कहा है, मेरे आपके चैनल के ज़रिए मैं बैसियत लॉ का तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं थोड़े यानी कुछ ऐसे मसाइल, कुछ ऐसे सेक्शंस, टेक्निकल चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ किस तरह से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल नुकसान है। सबसे पहला जो अमेंडमेंट आया है, सबसे पहला जो नई चीज़ें आई है सेक्शन 3 के डेफिनेशन में, एक दो नए वक्फ बोर्ड्स का क्रिएशन का प्रोविज़न। आगा खानी बोर्ड भी बनेगा और बोहरा बोर्ड भी बनेगा। माजी के एक्ट में दो बोर्ड थे, शिया बोर्ड और सुन्नी बोर्ड। आज़ादी से अब तक ना ही आगा खानी भाइयों की तरफ से किसी तरह का मुतालबा था, ना ही बोहरा कम्युनिटी की तरफ से किसी तरह का ऐसा मुतालबा था कि नया बोर्ड बनाया जाए। लेकिन मुसलमानों में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करते हुए ये प्रोविज़न दिया गया।
और दूसरी चीज़, डेफिनेशन में एक नया ऑफिसर का नाम इंसर्ट किया गया, कलेक्टर। एक कलेक्टर का डेफिनेशन दिया गया जिसका रैंक डिप्टी कलेक्टर से कम ना हो। ये कलेक्टर की कई इख्तियारात वक्फ एक्ट में दिए गए और ये कलेक्टर मुसलमान होगा या गैर मुस्लिम होगा इसकी क्लैरिटी नहीं दी गई। लिहाजा यकीनन कलेक्टर भी वक्फ एक्ट के तहत जो ड्यूटी कलेक्टर अपॉइंट होगा वो भी यकीनन ये इस बात का तयक़ुन नहीं है कि वो मुसलमान होगा या गैर मुस्लिम होगा। और दूसरी चीज़, सर्वे कमिश्नर माजी के वक्फ एक्ट 1954, 1995 और 213 के अमेंडमेंट के तहत पुराना जो एक्ट है, अभी जो मौजूदा एक्ट है, क़ानून है, उसमें सर्वे कमिश्नर क़ायम करने का जवाज़ है। मगर इस तरमीम में सर्वे कमिश्नर के ओहदे को निकाल दिया गया। अब कोई भी सर्वे कमीशन सर्वे वक़ाफ़ी जायदादों का अलग से नहीं होगा, ये एक नुकसान। और तीसरी चीज़, वक्फ अमेंडमेंट बिल में एक वेलफेयर इश्यूज़ के बारे में जो कुछ औक़ाफ़ी जायदादें मरशूदुल खिदमत होती है, औक़ाफ़ी जायदादों की आमदनी और उसका इस्तेमाल किस तरह से हो पुराने एक्ट में ये बताया गया कि सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम शरीयत के हिसाब से ही उसका इस्तेमाल हो। मगर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन सब्स्टिट्यूशन किया है। वेलफेयर के वर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया है कि वेलफेयर स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। सवाल ये आता है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को इंसर्ट करेगी, क्योंकि वक्फ का इस्तेमाल, वक्फ की जायदाद का, उसकी आमदनी का इस्तेमाल क़ानून शरीयतन ही हो, ये पर्सनल लॉ बताता है। ये एक दूसरा है, नुकसान है। और सबसे ख़तरनाक वक्फ अमेंडमेंट बिल में सेक्शन 3A, 3B और 3C का एडिशन हुआ। एक नए 3 सेक्शंस का जो ऐड हुआ, ये एक ख़तरनाक तबाकुन है। मौजूदा हुकूमत जिस अंदाज में, जिस नीयत से ये बिल को लाई है, इससे साबित होता है कि मौजूदा औक़ाफ़ी जायदादों को तबाह करने का इरादा, नए औक़ाफ़ी जायदादें ना बने उसका स्ट्रिक्ट सख्त क़ानून, और नाजायज़ क़ाबिज़ीन को हटाना या नाजायज़ कब्ज़ों को रोकने के लिए डिफ़िकल्ट प्रोसीजर। सो ये सिस्टमैटिक वे में आपकी हमारी औक़ाफ़ी जायदादों को तबाह करने के लिए क़ानून लाया गया है, ये साफ बात बताती है। मकसद, जब मैं सेक्शन 3A की बात करता हूँ तो क्योंकि शरई निज़ाम के हिसाब से जिस तरह से हिबा होता है, उसी हिसाब से ज़बानी वक्फ भी किया जा सकता है, वक्फ बाय यूज़र भी किया इससे पहले के क़ानून में मौजूद था। अगर कोई औक़ाफ़ी जायदाद या मस्जिद हो, अगर वहाँ पर नमाज़ें चल रही हो अरसे दराज से, या क़ब्रस्तान हो और तदफ़ीन अमवात हो रहा है अरसे दराज से, या ईदगाह हो वहाँ पे ईदैन की नमाज़ हो रही है अरसे दराज से, मालिक मकान, मालिक जायदाद को कोई इख्तियार, कोई इनके तरफ से कोई एतराज़ नहीं था और उनकी तरफ से ज़बानी रज़ामंदी थी, तो ये वक्फ समझा जाएगा, पुराने एक्ट बताता था। लेकिन नए एक्ट में ये चीज़ निकाल दी गई, सिर्फ ये चीज़ इंसर्ट की गई कि रिटर्न और एक्चुअल ओनर ही वक्फ कर सकता है। राइटिंग में ओरल हिबा फॉर वक्फ को निकाल दिया गया। और दूसरी 3B
3B जो नया सेक्शन बिल में लाया गया है, ये भी एक ख़तरनाक है, जिसमें ये बताया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक पोर्टल बनाएगी, एक वेबसाइट बनाएगी। उस वेबसाइट में ये कलेक्टर, जो वक्फ एक्ट के तहत का कलेक्टर इंक्वायरी करने के बाद वक्फ बोर्ड को दस्तावेज भेजे, उसके बाद पब्लिकेशन हो, उसके बाद इंक्वायरी हो, उसके बाद जो सब एक सख्त प्रोसीजर ख़त्म करने के बाद वो पोर्टल में ऐड किया जाएगा, उसको वक्फ बोला जाएगा, वो कानूनी वक्फ समझा जाएगा। जो भी जायदादें पोर्टल वेब पोर्टल में नहीं ऐड की जाएगी, डिजिटल नहीं की जाएगी, वो वक्फ जायदादें वक्फ नहीं समझी जाएगी, ये वक्फ बिल बोलता है। और इसमें ये भी बात बताई जाती है कि ये प्रोविज़न पुरानी वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए भी लागू है। कोई भी कानून जब बनता है तो दो असरात होते हैं, कानून बनने के बाद वाले असरात, आया कानून आने वाले वक्त के हालात को अमल में आएगा या वो कानून माजी के बातों में भी अमल में आएगा। तो ये वक्फ बिल प्रोस्पेक्टिव के साथ साथ रिट्रोस्पेक्टिव भी बता रहा है। कोई भी कानून जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कानून बेहतर कानून नहीं होगा, क्योंकि अगर ये कानून की अमल आवारी माजी के औकाफ़ी जायदादें जो ऑलरेडी दर्ज किताबुल औकाफ है, गज़ट नोटिफिकेशन है, वो औकाफ़ी जायदादें जिसने अदालतों में कामयाबी हासिल की है, वो औकाफ़ी जायदादें जो मुसल्लमा है, बाई यूज़र है, वो औकाफ़ी जायदादों के ऊपर भी ये कानून अगर लागू होगा तो बहुत बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि कौन सी औकाफ़ी जायदादें बचेगी। और तीसरा 3C जो डेफिनेशन में ऐड किया गया है, ये भी एक बहुत ही इंतहाई ख़तरनाक बोलता हूँ मैं इसको, और आपके चैनल के ज़रिए ये अहम मुद्दा है। सेक्शन 3C जो वक्फ बिल में इंसर्ट किया गया है, इसमें ये बताया जाता है कि सरकारी जायदादें पे अगर औकाफ़ी जायदाद है तो वो नाजायज़ वो औकाफ़ी जायदाद नहीं मानी जाएगी और उसकी इंक्वायरी होगी और मुताल्लिक़ा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास उसकी बोनोफाइडनेस, उसकी जेन्युइननेस की इंक्वायरी होगी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फैसला करेगा कि क्या वक्फ जायदाद है या औकाफ़ी जायदाद है। क्या अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने खुद से उसको एतमाद होता है, उसको उसकी इंक्वायरी में ये समझता है कि ये वक्फ जायदाद नहीं सरकारी जायदाद है, तो खुद ब खुद वो रेवेन्यू रिकॉर्ड से वक्फ का नाम डिलीट कर देगा, सरकारी नाम ऐड करेगा। क्या ये नेचुरल जस्टिस है? सवाल आप ही, क्वेश्चन आप ही, क्योंकि इक्विटी, लॉ एंड जस्टिस की ये खिलाफ वर्जी है। कोई भी जब नज़ा होता है तो फरीक़ैन के बीच में एक तीसरा फरीक हो जो उसका फ़ैसला करे। यहाँ पे फरीक़ैन, ना ही वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाई जाएगी, ना ही कोई थर्ड पार्टी इसमें, ना ही जुडिशल इंक्वायरी होगी। खुद ब खुद कलेक्टर डिसाइड करेगा कि ये सरकारी ज़मीन है या नहीं है। इस मसले में जिस तरह से पार्लियामेंट में सेंट्रल मिनिस्टर ने कहा है कि हम सचर कमेटी की रिपोर्ट को अमल करने के लिए हम ये वक्फ बिल ला रहे हैं, सरासर झूठ है, फरेब है। क्योंकि मैं आपको सचर कमेटी की रिपोर्ट बताना चाहता हूँ। सचर कमेटी ने खुद मैं आपको ये सचर कमेटी की रिपोर्ट है, ये सचर कमेटी की रिपोर्ट में खुद ये क्लैरिटी से बताया गया है। आप सचर कमेटी की रिपोर्ट जब देखेंगे तो इसमें साफ तरीक़े से बताया गया है कि कई औकाफ़ी जायदादों पर अर्ज़ खुद हुकूमत नाजायज़ कब्ज़े में है। अगर सेक्शन 3C इम्प्लीमेंट होता है तो क्या सचर कमेटी के रिकमेंडेशन भी इम्प्लीमेंट किए जाएंगे?
क्या हुकूमत जो औकाफी जायदादों पर नाजायज़ है, क्या वो वक्फ बोर्ड को वापस करेगी? अगर एक तरफ सचर कमेटी की रिपोर्ट की बात होती है तो सचर कमेटी की रिपोर्ट खुद बता रही है कि आपको मैं सचर कमेटी की रिपोर्ट का जो रिकमेंडेशन है उसको आपके रूबरू लाना चाहता हूँ, जिसमें ये बता दिया गया है, रिकमेंडेशन है सचर कमेटी का कि तमाम देश भर में कई औकाफी जायदादें हैं जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, ना ही गवर्नमेंट वहाँ पे किराया दे रही है किसी को, ना ही वक्फ बोर्ड उसके ऊपर एक्शन लिया है। तो फिर ये मशरूतुल खिदमत, इनाम वक्फ, ये औकाफी जायदादों का क्या होगा? क्या सचर कमेटी के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? यहाँ पर सरासर धोखे के साथ एक फरेब खेला जा रहा है मुसलमानों के साथ। औकाफी जायदादों को जिस पर हुकूमत खुद नाजायज़ कब्ज़े में है, उसको हुकूमत अपने रिकॉर्ड को करेक्ट करने की बदनीयती से ये प्रोविज़न डाली है। हम वक्फ बिल का तमाम प्रोसीजर, वक्फ बिल के तमाम सेक्शनों में ये संजीदा एक ही इंतहाई ख़तरनाक समझते हैं। और इसके साथ साथ जो सर्वे कमिश्नर, आपको बताना चाहता हूँ कि सेक्शन 4 में भी अमेंडमेंट किया गया है कि सर्वे कमिश्नर के ओहदे को ख़त्म कर दिया गया। सर्वे कमिश्नर के ओहदे को ख़त्म करते हुए इंक्वायरी और जेन्युइननेस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी वापस कलेक्टर को दे दी गई है। और औकाफी जायदादों का जो गज़ट नोटिफिकेशन होता था माजी में जिस तरह से, वो सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट और कलेक्टर अंडर दी वक्फ एक्ट इसकी निगरानी करेगा, वो इंक्वायरी करेगा, वो तहक़ीक़ात करेगा, वो एतराज़ मांगेगा पब्लिक से और वो डिसाइड करेगा। अगर बड़ी जायदाद में एक छोटा सा हिस्सा में भी कुछ लिटिगेशन होता है तो कलेक्टर को इख्तियार है कि वो रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ को कैंसिल करे। और जब तक वेब पोर्टल में, ये बिल बोलता है कि जब तक वेब पोर्टल में डिजिटलाइज नहीं होगा, जब तक वो वक्फ जायदाद वक्फ समझी नहीं जाएगी। ये कैसा कानून है? अगर मरकज़ी हुकूमत बोल रही है कि वक्फ प्रोटेक्ट करने के लिए, मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए बोल रही है, तो ये झूठा फरेब है। ये नाम कुछ और है, औकाफी जायदादों को तबाह करने का ये बिल है। और दूसरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मौजूदा क़ानून में ये है कि एक वक्फ ट्रिब्यूनल मौजूद है। वक्फ ट्राइब्यूनल का फ़ैसला अंतिम समझा जाएगा, भले सीओ का फ़ैसला हो, वक्फ बोर्ड का हो, या फिर कोई भी सवाल हो कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है। ये जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए वक्फ ट्रिब्यूनल डिसाइड करता था, लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल के इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया। वक्फ ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को अंतिम नहीं समझा जाएगा, कई बार ये वक्फ बिल में बताया जा रहा है। तो फिर यहाँ पे ये बिल में जुडिशल स्क्रूटिनी कहाँ रही, और ये बिल में ट्रांसपेरेंसी कहाँ रही, और ये बिल में मसावात कहाँ रहा, इंसाफ कहाँ रहा? क़ानून जब भी बनता है तो क़ानून इंसाफ की नज़र रखते हुए, नेचुरल जस्टिस को नज़र रखते हुए उसको बोलते हैं क़ानून। ये क़ानून नहीं है, ये क़ानून तबाह करने के लिए क़ानून बनाया जा रहा है। यकीनन ये क़ानून बनने के लिए कामयाब नहीं होगा। उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर संजीदा रहेगी। और दूसरे जो अमेंडमेंट्स है वक्फ बिल में, ये एक नहीं है। वक्फ ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट लैंड, मुतवल्लिस के पावर्स को कम कर दिया जा रहा है। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल एक इदारा है जो ऑल ओवर इंडिया में वक्फ बोर्ड्स जितने भी है उसको मॉनिटर करता है, उनके कारकर्दगी को मॉनिटर करता है, उनके रिपोर्ट्स को चेक करता है। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में
तमाम अरकान मुसलमान होते हैं, मुसलमान एमपीस, मुसलमान एमएलसी, मुसलमान के मुस्लिम दानिश्वरान रहते हैं। लेकिन वफ़ काउंसिल में भी कई के प्रोविज़न में भी अमेंडमेंट किया जा रहा है इस वफ़ बिल के ज़रिए। ये वफ़ बिल के ज़रिए वफ़ काउंसिल में जो पुराने एक्ट में, मौजूदा एक्ट में ये बताया जाता था कि रुकने पार्लियामेंट मुसलमान हो, वो मुसलमान का वार्ड निकाल दिया गया। अब कोई भी रुकने पार्लियामेंट वफ़ काउंसिल का मेंबर बन सकता है, ये बिल बताता है। दूसरी चीज़, ये बिल में कम से कम 2 औरतें, और वो 2 औरतें मुस्लिम रिजर्वेशन के अंदर 2 औरतें नहीं चाहिए। तो इस तरह से सिस्टम बनाया जा रहा है इसमें सेंट्रल वफ़ काउंसिल में कि आपके मुसलमानों की नुमाइंदगी में भी कमी हो जाए, आपकी वफ़ काउंसिल की तादाद में भी इतनी कमी हो जाए कि वफ़ काउंसिल कोई ऐसे फ़ैसले ना ले सके ताकि वफ़ की जायदादें की तहफ़्फ़ुज़ हो। इसी वफ़ काउंसिल में और एक नई बात ऐड की जाती है कि वफ़ काउंसिल के तमाम अरकान में कम से कम 2 गैर मुस्लिम हो। ये एक छोटा नहीं, बहुत बड़ा मजाक किया जा रहा है। आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के ज़रिए कि आज़ादी के बाद अगर सबसे बड़ा मजाक क़ानून बनाने में किया गया है तो ये वफ़ बिल में किया गया है। आपके साथ मैंने इतना बर्ताव किया जा रहा है, इस तरह से बिहेवियर किया जा रहा है कि आपकी ताकत को, आपकी वफ़ काउंसिल में आपकी अरकान को कम कर दिया जाएगा, गैर मुस्लिम का अरकान को भराया जा रहा है, ख़वातीन को लाया जा रहा है, और मुसलमान का वार्ड को निकाल दिया गया। एमपी मुसलमान होना लाजमी नहीं है, और कई चीज़ें ऐसी है जिसमें ये बताती है कि वफ़ काउंसिल में भी मुस्लिम नुमाइंदगियों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मौजूदा वफ़ काउंसिल के हिसाब से अगर स्टेट वक्फ बोर्ड्स गलती करते हैं तो वफ़ काउंसिल आवाज़ उठा सकता था, लेकिन अगर ये वक्फ बिल आएगा तो वफ़ काउंसिल भी एक कमज़ोर इदारा बन जाएगा। तो दूसरी चीज़, वक्फ बोर्ड स्टेट लेवल में सेक्शन 14 के तहत वक्फ बोर्ड कंस्टिट्यूट होता है। सेक्शन 14 के तहत आज की तारीख़ में वक्फ बोर्ड के तमाम अरकान मुसलमान हैं। तमाम अरकान में को मुंतखब करने के लिए एक सिस्टम है। एक हिस्सा इलेक्टोरल कॉलेज से आता है, एक हिस्सा नॉमिनेटेड एरिया से आता है। लेकिन इस तरमीम में इलेक्टोरल कॉलेज को निकाल दिया गया। अब जो मौजूदा कानून है उसके तहत मुस्लिम एक एमपी होते थे जो इलेक्टोरल कॉलेज से आते थे। इलेक्टोरल कॉलेज ये है कि फॉर एग्जांपल तेलंगाना में तमाम एमपीस में मुस्लिम एमपी कौन है, तो वो मुस्लिम एमपी को तमाम इलेक्टेड एमपीज ऑफ तेलंगाना, जैसा कि 17 एमपीज है, उनको वो एक कंटेस्ट करता है, उसको नॉमिनेट करते हैं, वो एक अरकान वक्फ बोर्ड बनता है। लेकिन इस तरमीम कानून के तहत मुस्लिम का वार्ड निकाल दिया गया और इलेक्टोरल कॉलेज का नाम निकाल दिया गया, नॉमिनेटेड नाम, नॉमिनेशन का नाम आया गया। तो लिहाजा पार्लियामेंट के मेंबरान का भी इख्तियार छीन लिया गया। दूसरी चीज़, इससे पहले अब के कानून में एक या कम से कम 2 एमएलए या एमएलसीज आते थे वक्फ बोर्ड में। वो एमएलए एमपीज का इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए असेंबली में मुस्लिम मेंबर को रेजोल्यूशन पास करके भेजा जाता था। यहाँ पर ये तरमीम अगर आएगी, ये कानून तरमीम होगा तो न्यू एक्ट के तहत एक ही मेंबर ऑफ असेंबली या मेंबर ऑफ एमएलसी वो मुसलमान होगा या नहीं होगा, वह वर्ड को डिलीट कर दिया गया है।
तो एक गुंजाइश दी जा रही है कि वक्फ बोर्ड में जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे वो उसमें भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म करने की साजिश है। तीसरी चीज़, एक मुतवल्ली और एक इस्लामिक स्कॉलर और नई चीज़ ऐड की गई है, 2 से ज़ायद मेंबर्स फ्रॉम म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत। तो इसमें भी ये नहीं बताया जा रहा है क्लियरली कि क्या ये मुसलमान हो गए या नहीं। लिहाजा दूसरी चीज़, नीचे आखिर में ये बताया जा रहा है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो वो उसकी भरपाई कॉरपोरेशन या वार्ड्स या म्यूनसिपैलिटी से भरपाई की जाएगी। तो ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर मुस्लिम एमएलएस नहीं है, जहाँ पे मुस्लिम एमपीस नहीं है कुछ स्टेट्स में, तो वो वैसे स्टेट में वैसे हालात में वक्फ बोर्ड वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम्स को एंट्री देने का रास्ता दिया जा रहा है। क्या हम ये हिंदू या मुस्लिम या गैर मुस्लिम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जबकि मसला औकाफ का है, मसला मुसलमानों की मजहबी इबादत गाहों का है। तो उसकी संजीदगी अगर समझने वाला अगर यकीनन कोई आदमी हो सकता करीबी, तो फितरतन मुसलमान होगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि गैर मुस्लिम भाइयों को फ़िक्र नहीं है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की, मगर ये जो वक्फ़ एक्ट है मौजूदा, वो वक्फ़ एक्ट एक गुंजाइश, एक प्रोविज़न रखा था जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम अराकीन ही काउंसिल और बोर्ड में मेंबर्स हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा तब्दीली लाने की खातिर बिल लाया गया। और दूसरी चीज़, वक्फ बोर्ड्स में बार काउंसिल से मेंबर्स आते थे। जो बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल में जो वकला मुंतखब होते थे वो मुसलमान हो और वो मुसलमान वक्फ बोर्ड में मेंबर हो, एक या 2। अब के एक्ट में सिर्फ एक कर दिया गया उसमें, क्योंकि मुस्लिम वकलाओं की नुमाइंदगी अहमियत का हामिल रखती है वक्फ बोर्ड में या काउंसिल्स में। उस वजह से मौजूदा कानून जो है मौलाना अबू कलाम आज़ाद से लेकर 2013 की हुकूमत तक जो कानून बनाए थे, ये कोशिश की गई थी कि वकलाओं का भी बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो ताकि कानून की जो मसाइल है वो वक्फ बोर्ड में नुमाइंदगी कर सकते। मगर इसमें वो सीट को 2 कर एक कर दी गई, एक घटा दी गई। और ये तमाम अराकीन में वक्फ बोर्ड 11 अराकीन में तमाम में कम से कम 2 गैर मुस्लिम हो और कम से कम 2 ख़वातीन हो, 2 और 2 4, 11 में से 4 का ऐसा मौक़ूफ़ है। और रही बात, कानून ये भी बोल रहा है नया बिल कि बोर्ड में कम से कम एक बोहरा कम्युनिटी का भी हो या एक आगा खानी कम्युनिटी का भी हो। अगर औक़ाफ़ी जायदादों की अक्सरियत सुन्नी है या कोई बोर्ड में शिया है क्या, या कोई अगर ये बोर्ड अगर यकीनन अगर बिल पास हो तो अगर 4 बोर्ड बनते हैं तो क्या ज़रूरत पड़ती है कि सुन्नी शिया के बोर्ड में मेंबर बने या शिया सुन्नी के मेंबर में बोर्ड करे। ऐसी ये एक कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट की जा रही है कि ना ही सिर्फ औक़ाफ़ी जायदादें तबाह हो, उसके साथ साथ मुसलमानों में आपस में इंतशार भी हो। इससे हमको ये कॉन्स्पिरेंसी से बचना ज़रूरी है। ये इसकी आप ये आइडियोलॉजी समझिए, इसकी क्रोनोलॉजी समझिए कि औक़ाफ़ी जायदादों को एक तरफ तबाह किया जा रहा है, दूसरी तरफ बोर्ड के इख्तियारात को कम कर दिया जा रहा है, तीसरी तरफ वक्फ ट्रिब्यूनल के इख्तियारात को कम कर दिया जा रहा है, चौथी तरफ सरकारी ज़मींदारों के बारे में इंक्वायरी गवर्नमेंट खुद करेगी, वक्फ बोर्ड को कोई इख्तियारात नहीं रहेगा वो फैसले में। और तीसरी चीज़, बोर्ड में अगर हो तो गैर मुस्लिम 2 हो और
दूसरे अराकीन में दूसरे कम्युनिटी के भी लोग हो, तो बोर्ड अब रहा कहाँ? ये बोर्ड नहीं रहा, ये एक ऐसा बोर्ड है जो सिंक हो जाएगा। दूसरी चीज़ मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, बोर्ड के अराकीन का डिस्क्वालिफिकेशन का एक पावर था। आज की तारीख में जो कानून चल रहा है उसके तहत कम से कम 3 अराकीन नो कॉन्फिडेंस मोशन कर अगर चेयरमैन कोई भी बोर्ड का होता है उसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए मोशन फॉरवर्ड कर सकते थे। और अभी भी कानून वही चल रहा है और ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट के पास भी जाता था। रिमूवल का प्रोविज़न था, क्योंकि ख़राब अनासिर को निकालने का भी जवाज़ होना चाहिए, लेकिन वो सेक्शन 8 निकाल दिया गया। तो ये सिस्टम ऐसा बनाया जा रहा है कि ये सिस्टम में उनके ऐसे लोग आए जो हुकूमत की चापलूस हो, जो वफ़्क़ में की तहफ़्फ़ुज़ की दिलचस्पी ना रखते हो या वफ़्क़ की तहफ़्फ़ुज़ के बारे में इल्म नहीं रखते हो, और वो लोगों को निकालने का तरीक़ाकार भी ना हो। एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है, तबाही करने का एक मैकेनिज़्म, एक मिशनरी बने और वो मिशनरी को कोई डिस्टर्ब ना करे। क्या ये इंसाफ का तगाज़ा है? क्या ये मुसलमानों की औक़ाफ़ी मजहबी जायज़ादों को तहफ़्फ़ुज़ करने का तरीक़ा है? क्या यह मुसलमानों के साथ किस तरह का मजाक हो रहा है? आपके चैनल के ज़रिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये औक़ाफ़ी जायज़ा, ये वक्फ़ बिल की में जो खामियां हैं, हर आदमी को समझाइए, हर मसाजिद में इसका प्रचार करिए किस तरह से औक़ाफ़ी जायज़ादें तबाह होने के दहने पे है। और आपको आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि जब तक है सो मौजूदा औक़ाफ़ी जायज़ादों की इंक्वायरी गवर्नमेंट करेगी, बचेगी तो पब्लिकेशन होगा, फिर बाद में उसके ख़िलाफ़ वफ़्क़ ट्रिब्यूनल जाएंगे कोई भी, तो वफ़्क़ ट्रिब्यूनल अगर बोर्ड के तायद में फ़ैसला दिया तो वफ़्क़ ट्रिब्यूनल का फ़ैसला अंतिम नहीं समझा जाएगा। ठीक है, अब नए वफ़्क़ बनेंगे, अगर किसी को नया वक़्फ़ क्रिएट करना है तो उसमें भी ऐसे दुश्वारियाँ, ऐसे डिफ़िकल्ट प्रोविज़न डाल दिया गया कि लोग थक जाए कि नया वक़्फ़ ना बने। तो मैं आपको शुरू में ये बता रहा हूँ कि मुसलमानों के मौजूदा औक़ाफ़ के सिस्टम में ऐसा माहौल इंजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि लोग नए वफ़्क़ बनाने के लिए भी आगे ना आए, और अगर नया वफ़्क़ के ऐसे कोई एप्लीकेशन डालता है तो वो मिल्कियत साबित करे। पहले क़ानून में ये था कि ज़बानी तरीक़े से भी कोई हलफनामा दे के भी कोई बोल सकता था कि अरसे दराज से यहाँ पे नमाज चल रही है, अरसे दराज से यहाँ पर तदफीन चल रही है, अरसे दराज से यहाँ पर आशुर खाना या ईदैन की नमाज चल रही है, तो उसके हलफनामे पर इंक्वायरी कर अगर किसी को इतराज़ नहीं होने के बाद दर्जे की औक़ाफ़ कर दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे क़ानून और सख्त कर नए वफ़्क़ बनने के लिए दुश्वारियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है इस बिल के ज़रिए। और दूसरी चीज़, और जबकि नया वफ़्क़ के एप्लीकेशन अगर जब कोई करता है तो उसकी इंक्वायरी, इसकी सिर्फ दरख्वास्त बोर्ड लेगा, बोर्ड के पास कोई पावर नहीं है। सीईओ के पावर को एकदम लिमिटेड कर दिया गया। आपको मैं सीईओ के बारे में बोलना चाह रहा था। डेफिनेशन 3 के में सीईओ का जो सेक्शन 3 है उसमें भी अमेंडमेंट 23 जो है उसमें भी अमेंडमेंट किया गया है। अब वक्फ बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आज की तारीख में जो सेक्शन 23 बोलता है कि वो मुसलमान हो, उसका रैंक वो परमानेंट हो और उसका रैंक नॉट बिलो द डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हो, ये मौजूदा कानून है। अगर नए कानून में बिल में ये बताया जा रहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गैर मुस्लिम भी हो सकता, तो बताइए आप
किस तरह से औकाफ क्या इसी तरह से औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं? ये सरसर धोखा कर रहे हैं। ये एक सोची समझी साजिश है जो ये बिल बनाया गया है ताकि औकाफी जायदादें तबाह हो और उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ानून की मदद ना हो और उसको वापस रिकवर करने के लिए क़ानून में ताकत ना हो। आपको बताना चाहता हूँ, नए वक्फ अगर इंक्वायरी का एप्लीकेशन आप डालेंगे तो वक्फ बोर्ड सिर्फ दरख्वास्त लेगा और दरख्वास्त लेकर इंक्वायरी के लिए कलेक्टर के पास भेजेगा। तो अगेन सिर्फ और सिर्फ घुमा फिरा कर ये बिल क्या चाहता है कि मुसलमानों के पास उनकी वक्फ जो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस पावर था, मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने जिस अंदाज में मुसलमानों को आपके हाथ में दिया था वक्फ एक्ट, उस पावर को छीन लिया गया है इस बिल के ज़रिए। जब सीईओ मुसलमान नहीं होगा, जब सीईओ गवर्नमेंट का होगा, जब सीईओ का रैंक ये नहीं होगा जो ज़रूरत है, तो किस अंदाज में, और सीईओ का पावर भी सुपरसीड कर कर इंक्वायरी का पावर कलेक्टर के पास दे दिया जा रहा है। तो अगेन कॉन्फ्लिक्ट जो जिस तरह से सचर कमेटी ने कहा है कि कई औकाफी जायदादें करोड़ों के औकाफी जायदादों के ऊपर हुकूमत की बिल्डिंगें हैं, हुकूमत नाजायज़ कब्जे में, तो वैसे जायदादों को वापस कैसा लेंगे? वो तो नामुमकिन हो जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसमें ये चीज़ भी डाली गई है कि जब कुछ बची कुची प्रॉपर्टी जब पूरी इंक्वायरी हो जाती है, फिर से एक बार अखबार में इश्तिहार दिया जाएगा, तो आपको घुमाने और फिराने की कोशिश की जा रही है ताकि आप थक जाए। आप क्योंकि मस्जिद इबादत गाह ऐसी चीज़ है जो इबादत और उसकी नेकियों में भी फ़र्क आता है। घर में नमाज़ पढ़ने और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से अजर का काफ़ी फ़र्क होता है। ईदैन की नमाज मसाजिद में पढ़ने से ज़्यादा ईदैन में फ़ोक़ियत दी गई है। तो ये हमारा जो कस्टमरी जो मजहबी जो इख्तियारात है, जो पर्सनल लॉज हमारे बोलते हैं, जिस अंदाज में मुसलमान वक्फ एक्ट के तहत अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे वक्फ जायदाद में, उसको इन एक बेदर्दी से मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है इस बिल के ज़रिए। और उसके बाद मैं आपको आगे लेके जाना चाह रहा हूँ, जिसमें सबसे अहम मसला है जो नाजायज़ क़ाबिज़ीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई। मौजूदा क़ानून में रहमत साहब ये था कि अगर कोई नाजायज़ कब्ज़ा करता है तो वक्फ बोर्ड पुलिस कंप्लेंट कर कर एक एफ़आईआर करता था, और ये नॉट बिलो द मजिस्ट्रेट चीफ मजिस्ट्रेट के पास केस चलता था। और इसमें जो प्रोविज़न था 13 के एक्ट के हिसाब से कि नाजायज़ क़ाबिज़ के ऊपर भी क्रिमिनल केस चले। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रोविज़न भी डिलीट कर दिया गया। नाजायज़ क़ाबिज़ीन के ख़िलाफ़ फौजदारी इक़दामात लेने की, क्रिमिनल एक्शन लेने का पावर छीन लिया गया है नए बिल में। आगे आपको बोलना चाहता हूँ कि जो पेनाल्टी है, मुतवल्लियान अगर कोई गलती करते थे तो वो मुतवल्लियान की गलती के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने के बारे में भी कुछ जवाज़ है आज की तारीख़ में, वो जवाज़ भी कमज़ोर कर दिया जा रहा है। एक तरफ नाजायज़ क़ाबिज़ीन के ख़िलाफ़ एक्शन लेने की मुस्बित कार्रवाई नहीं, दूसरी तरफ मुतवल्लियान अगर गलत काम करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई के लिए जवाज़ नहीं है। सो वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर इंक्वायरी का पावर सीईओ के पास, वक्फ बोर्ड के पास नहीं।
और अगर ये तमाम चीज़ों से हम मुतासिर होता है आम मुसलमान, जो कि वक्फ ट्रिब्यूनल जा सकता था, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं, तो बताइए क्या ये वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटी है या अगेंस्ट द माइनॉरिटी है? ये सरासर धोखा है, ये मजाक किया जा रहा है मुसलमानों के साथ। दूसरी आपको मैं बताना चाहता हूँ, और कई अमेंडमेंट्स हैं, कमो पेश 50-70 ऐसे अमेंडमेंट्स है जो डिलीट और इंसर्शन किए गए। मैं आपको इब्तिदा में बताया था रहमत साहब के क़ानून में तरमीम 3 तरह की होती है। एक, नई चीज़ें लाई जाती है, पुरानी चीज़ें निकाल दी जाती है, या फिर पुरानी चीज़ों में तब्दीली लाई जाती है। ऐसी नई चीज़ों को डाला गया जो वफ़ कमज़ोर हो, ऐसी पुरानी चीज़ों को निकाला गया जो वफ़ की सियानत हो सकती, ऐसी चीज़ों में तब्दीली की गई जिसमें वफ़ प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ नामुमकिन है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वफ़ बोर्ड वफ़ एक्ट के तहत, मौजूदा एक्ट के तहत सेक्शन 83 वफ़ ट्राइब्यूनल का क़याम का जवाज़ दिया था। ये अहम सेक्शन है, क्योंकि जब लेजिस्लेचर, जब एग्जीक्यूटिव फेल होता है तो आखिर में एक शहरी क़ानून का दरवाज़ा खटखटाएगा। तो मौजूदा क़ानून में वफ़ ट्राइब्यूनल एक स्पेशल कोर्ट जो औक़ाफ़ी जायदादों के हर वो सवाल, आया वफ़ प्रॉपर्टी हो या ना हो का सवाल, या मैनेजमेंट हो या ना हो का सवाल, या वफ़ CEO के गलत फ़ैसले के ख़िलाफ़ सवाल, या फिर मुतवल्लियान की मैंने माल प्रैक्टिसेस बोलिए, या फिर कम्युनिटीज़ की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग के ख़िलाफ़ आमतुल मुस्लिमीन को, आम मुसलमान को एक पावर दिया गया था कि वो वफ़ ट्रिब्यूनल में सेक्शन 3K के तहत, पर्सन इंटरेस्टेड के तहत वफ़ बोर्ड में, वफ़ ट्रिब्यूनल में केस दायर कर सकता था। उसको मुताल्लिक़ा सिविल कोर्ट को जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस बिल के तहत वफ़ ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को अंतिम नहीं समझा जाएगा, और ना ही वफ़ ट्रिब्यूनल के पावर को कम किया गया, वफ़ ट्रिब्यूनल के जजेस के पावर्स को भी कम कर दिया गया, उनकी स्ट्रेंथ को भी वीक कर दिया गया, और उनकी क्वालिफिकेशन को भी कमज़ोर कर दिया गया। आपको बताना चाहता हूँ, आज की तारीख में सेक्शन 83 के तहत वफ़ बोर्ड, वफ़ ट्रिब्यूनल में 3 जजेस होते हैं। एक जज क्लास 1 डिस्ट्रिक्ट रैंक का जज, जो हाईएस्ट सीनियर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रैंक जज, और यानी ऐसा जज जो उसका प्रमोशन होते ही वो सुबह हाई कोर्ट जा सकता है, वैसा एक्सपीरियंस जज बना होना आज की तारीख में सेक्शन 83 था है वो एक्ट के तहत। और दूसरी चीज़ क्या है, एक जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटिव विंग से जॉइंट कलेक्टर रैंक, और एक पोस्ट है एक्सपर्ट्स मजहबी क़ानून, इस्लामिक लॉज को जानने वाला, वो एक मेंबर था। 3 मेंबर का बोर्ड था ये। तो अब क्या कर रहे हैं, इस बिल में सेक्शन 83 को किस तरह से तरमीम की जा रही है, देखिए आप। सबसे पहले वफ़ ट्रिब्यूनल हो, लाजमी हो, मौजूदा एक्ट बोलता है, लेकिन ये बिल क्या बोलता है, अगर वफ़ ट्रिब्यूनल बनाने में हुकूमत ना खासिर नहीं रही तो दूसरा ट्रिब्यूनल को एक ट्रिब्यूनल का रैंक दिया जाएगा। तो इसमें ये जवाज़ वफ़ ट्रिब्यूनल को ख़त्म करने का भी है, लेकिन इस अंदाज में ख़त्म किया जा रहा है। और दूसरी चीज़, जो जज होता है आज की तारीख में वफ़ ट्रिब्यूनल का, डिस्ट्रिक्ट रैंक क्लास 1 जज होता है। इस तरमीम के एक्ट के तहत ये बताता है कि 1 पर्सन हु इज़ और हैज़ बीन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, सो रिटायर्ड जज को भी एज ए वफ़ ट्रिब्यूनल का जज बनाने का प्रोविज़न बताया जा रहा है। तो बताइए आप, क्वालिटी ऑफ वफ़ ट्रिब्यूनल को भी ख़त्म कर दिया जा रहा है, वीक कर दिया जा रहा है, और 3 जज नहीं, सिर्फ 2 जज का वफ़ ट्रिब्यूनल होगा, और उसका फैसला अंतिम नहीं समझा जाएगा। तो
एग्जीक्यूटिव लेवल में भी मुसलमानों से औकाफी जायदादों में इख्तियारात छीन लेते हुए जुडिशल वे में भी कमज़ोर किया जा रहा है इस बिल के ज़रिए। और दूसरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, सबसे अहम मसला जो लैंड एक्विजिशन का है, सेक्शन 99(1) वक्फ एक्ट के तहत लैंड एक्विजिशन जो होता है औकाफी जायदादें रोड कटिंग में या किसी वजूहात से एक्वायर करना चाहती है हुकूमत, तो आज की तारीख़ में सेक्शन 91 ये कहता है कि जब तक लैंड एक्विजिशन ऑफिसर वक्फ बोर्ड को 3 महीने की नोटिस ना दे, किसी तरह का एक्वायर ना करे, किसी तरह का कब्ज़ा ना ले, किसी तरह का अवार्ड पास ना करे, 3 महीने की नोटिस। अगर नोटिस देने के बाद जवाब और सुनवाई नहीं करे बगैर, आज की तारीख में अगर लैंड एक्विजिशन ऑफिसर एक्वायर करता है तो एक्विजिशन कलअदम की जाएगी, वॉइड डिक्लेयर की जाएगी, इलीगल डिक्लेयर की जाएगी आज का कानून। क्योंकि लैंड एक्विजिशन में आज की तारीख में भी ये ऑफिशियल रिपोर्ट है कि कई औकाफी जायदादें एक्वायर की गई, आज की तारीख में भी उसका कंपनसेशन नहीं दिया गया। अब वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या बोलता है, वहाँ पे भी ये जवाज़ दे दिया गया लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को कि वो लैंड एक्वायर कर सकता है 1 महीने की नोटिस, 3 महीने की नोटिस थी, अब 1 महीने की नोटिस, जवाब मिलो या न मिलो, जवाब हाँ मिलो या ना मिलो, एक्वायर कर दिया जाएगा, फिर बाद में सोचा जाएगा। shall be kept in abeyance relating to the portion of the property claimed by the board। so मेरा बोलना का मतलब ये है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो वक्फ एक्ट और लैंड एक्विजिशन एक्ट के बीच में जिस तरह से एक चेक एंड बैलेंस का जो प्रोविज़न था वो प्रोविज़न भी ख़त्म कर दिया गया। लिहाजा इस प्रोविज़न के ज़रिए बेतहाशा औकाफी जायदादें एक्वायर होगी, पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर पूछने वाला होगा तो वक्फ बोर्ड होगा। वक्फ बोर्ड 1 महीने की नोटिस में वक्फ बोर्ड अगर एहतजाज करेगा तो वो कलेक्टर के ज़रिए करेगा। पहले तो ये चेक किया जाएगा कि सरकारी ज़मीन थी या नहीं थी, या वक्फ ज़मीन है या नहीं है। तो इस तरह से भी लैंड एक्विजिशन में भी पावर दे दिया जा रहा है कि औकाफी जायदादों को हैशली एक्वायर की जा सकती है। ये एक बड़ा नुकसान औकाफी जायदादों का हो रहा है। और दूसरी चीज़, कोई भी कानून, हर कानून के तहत लिमिटेशन होता है। किसी का एक्शन लेने में अगर कोई कानून कोई अदालत जाने के लिए वक्त देर करता है तो कुछ लिमिटेशन है कोई एहतजाज करने का। तो मगर यहाँ पे वक्फ आज की तारीख में वक्फ एक्ट में लिमिटेशन अप्लीकेबल नहीं था वक्फ प्रॉपर्टीज़ को वक्फ एक्ट के तहत, लेकिन वो लिमिटेशन निकाल दिया गया है। नाजायज़ क़ाबिज़ीन अगर अरसे दराज से है तो उनको रिकवरी नहीं कर सकते। ये एक सबसे बड़ा नुकसान है, ये इंतहाई बड़ा नुकसान है। ये और लैंड एक्विजिशन का और वक्फ ट्रिब्यूनल का और सेक्शन 3B, ये मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कि तमाम औकाफी जायदादें फ़िलहाल सीरियस लिटिगेशन में आने वाली हैं अगर ये बिल पास होता है। तो आखिरी में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपके क़ानून में सेक्शन 107 बताता था कि अगर एक एक्ट वक्फ एक्ट है और दूसरा एक्ट स्पेशल एक्ट है तो वक्फ एक्ट को आला समझा जाएगा। तो ओवरराइडिंग जो पावर था वक्फ एक्ट का वो भी डिलीट कर दिया गया। वक्फ एक्ट एक मोटे अल्फाज में वक्फ बोर्ड को एग्जीक्यूटिव पावर छीन लिए गए, ट्रिब्यूनल के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को वीक किया जा रहा है और वक्फ जायदाद की इंक्वायरी हुकूमत ले रही है। तो इससे ख़तरनाक, इससे बड़ा मजाक मुसलमानों से शाहिदी आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। लिहाजा आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वक्फ तरमीम बिल, मैंने तो कोशिश की है कि कुछ प्रोविज़न्स को आपके सामने जो सीरियस प्रोविज़न्स है, लेकिन कई ऐसे प्रोविज़न्स है जो यकीनन वक्फ एक्ट को डिलीट कर दिया जा रहा है, वक्फ एक्ट को कमज़ोर कर दिया जा रहा है और वक्फ बोर्ड स्टेट बोर्ड्स को ख़त्म कर देने की नीयत से अमेंडमेंट किए गए। CO के पावर्स को ख़त्म कर दिया गया। तमाम जो पावर्स है
गवर्नमेंट के पास रहेंगे और ऑटोनोमी जो ऑटोनोमस पावर है, जो संविधानिक अधिकार है मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को अपने मजहबी इदारे को मेंटेन और सुपरवाइज और मैनेज करने का, वो छीन लिया जा रहा है। ये एक्ट ना ही ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के ख़िलाफ़ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के ख़िलाफ़ भी है, क्योंकि क़ानून का जो मकसद होता है वेलफेयर होता है। ये वेलफेयर नहीं, ये एंटी वक्फ एक्ट है। ये वक्फ बिल को बोलूँगा एंटी वक्फ बिल बोल सकते हैं आप। और हम चाहते हैं कि आपके चैनल के ज़रिए लोगों में बेदारी आए और ये डिस्कशन हो कि वक्फ बिल, वक्फ एक्ट कितना ख़तरनाक साबित होगा अगर हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं करेंगे। आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से CA/NRC के लिए लोग बाहर आए थे, एहतजाज किए थे, मार्च किए थे, वो अपनी ख़ुद की शहरियत के ऊपर सवाल आने पर किया गया था। ये तो अल्लाह की जायदादों की मिल्कियत के ऊपर सवाल आ गया है। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि ये CA/NRC से और ख़तरनाक क़ानून है, जो कि यकीनन उम्मीद है कि ये बिल कामयाब ना हो। और अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक रखते हुए ये चीज़ में ये बेदारी आए कि अब रही बात, यकीनन आपके जहन में सवाल आएगा कि ये बिल आए या ना आए, हमको क्या करना चाहिए। देखिए, अभी मौजूदा जो क़ानून है वक्फ है, बहुत बेहतरीन एक्ट है। इसको कम से कम ये वक्त में, क्योंकि हमने कमोपेश 80 साल 70 साल ख़राब किए हैं, और आज जो हालात है औक़ाफ़ के, इसके ज़िम्मेदार हुकूमत से ज़्यादा हम ख़ुद मुसलमान हैं, क्योंकि हम ख़ुद अरकान वक्फ बोर्ड है। हमने वक्फ बोर्ड को एक ऐसा इदारा बना दिया है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ किराएदार, मकानदार, कमेटीज़, मुतवलियान, सजादगान अकायदी झगड़ों को लेके जाते हैं। कोई भी इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करा कि किस तरह से औक़ाफ़ी जायदादों का रिकॉर्ड पुख्ता करे, किस तरह से औक़ाफ़ी जायदादों को अपनी क़ानूनी गिरफ्त में रखे। मगर हमने जो यानी जिस तरह से हम गफलत में रहे, अब वक्त बहुत ही कम है, हमें इस चीज़ से आगे बढ़ना है और मौजूदा वक्फ बोर्ड को सपोर्ट करते हुए, हुकूमतों को समझाते हुए हम अपने औक़ाफ़ी जायदादों को सही तरीक़े से क़ानूनी निज़ाम, क़ानूनी सिस्टम में लाना चाहिए और किताबुल औक़ाफ़ करना लाज़मी है। क्योंकि अगर जो औक़ाफ़ी जायदाद, ये तो हमारी बात हो रही है वक्फ बिल में नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी की, वक्फ बाय यूज़र्स तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए। कई औक़ाफ़ी जायदादें हैं जो किताबुल औक़ाफ़ लोग नहीं कराए। आप जल्द से जल्द आपके ज़रिए, चैनल के ज़रिए तमाम कमेटियों से दरख्वास्त करता हूँ, वक्फ बोर्ड से दरख्वास्त करता हूँ कि एक कैंपेन चलाए जिसमें लोग आगे आकर रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ करें और अपना रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड में दर्ज करें। क्योंकि वक्फ बोर्ड में दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि वक्फ बोर्ड मालिक बन जाएगा, मालिक तो अल्लाह ताला है। लेकिन जिस तरह से हम एक जायदाद ख़रीदने के लिए एसआरओ के पास जाते हैं, एसआरओ मालिक नहीं बनता, तो इसी हिसाब से एक दस्तावेज़ होना ज़रूरी है। जिस अंदाज में, जिस नीयत ये वक्फ बिल बता रहा है, ये नीयत को कम समझिए कि आपकी औक़ाफ़ी जायदादों को तबाह करने का एक बहुत बड़ा प्लान आपके सामने आके है। इसको हमें हराना ज़रूरी है, वरना हम अगर इबादत गाहों को नहीं बचा सके तो बहुत ही संगीन हालत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।